उसको लॉ को, ठीक है। चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सर क्या है टफ होता है सीएस का काम आज की डेट में? बेटा जिंदगी में कौन सा ऐसा काम है जो कि आसान बचा है? बताओ मेरे को एक बार। मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम होगा बोले बैठे बैठे बस एक काम करो मस्त पैसा कमाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। फोकट में पैसा जो है वो आपको आ जाएगा। मैगी बनाना भी आसान नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। जितना मेहनत आप कोई भी चीज में करोगे, फिर चाहे वो आप मैगी की बात कीजिएगा, ठीक है। कहानी सिर्फ सुनने में अपने को ऐसा मिलता है कि 2 मिनट में मैगी बनके तैयार हो जाती है, कि भैया पानी डालो उसमें मैगी डालो और उसमें जो मसाला आपका है वो डाल दो। लेकिन एक तो वो वाली मैगी आप खाओगे, और दूसरा सब बोले अगर आपने क्या बोलते हैं उसको, पंजाबी वेज मैगी, मसाला मैगी, ठीक है, ये सब बना के अगर आप खाने की बात करोगे, चीज मैगी, ठीक है, चीज मसाला मैगी, तो उसमें समय जो है वो आपका लगेगा और मेहनत जो है वो भी आपकी लगेगी। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत करते हो ना, फिर चाहे वो सीएस की फील्ड होगी या फिर कोई भी और प्रोफेशन की फील्ड होगी, और या फिर किसी भी टाइप की कोई भी फील्ड के बारे में बात आप कीजिएगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा मेहनत आप वहां पे करोगे तो उतना बढ़िया आउटपुट जो है वो आपको वहां पे आएगा। सर आपके हिसाब से सीएस फ्रेशर की एवरेज सैलरी क्या होती है? डिपेंड करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन सी सिटी में आप जॉब करने की बात कर रहे हो, आपके पास में नॉलेज कितना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड जो होगा वो यहाँ पे आपका करेगा। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा तो आप ये लगा लीजिएगा कि एवरेज सैलरी जो आपकी है, इट मे वेरी फ्रॉम 25,000 रुपीज टू 70,000 रुपीज पर मंथ। अगर मैं बात करूं एकदम स्टार्टिंग के बारे में यानी कि फ्रेशर के बारे में, ठीक है। सब 25,000 रुपया, वो तो बोले हम क्या करेंगे बीकॉम करके या फिर एमबीए वगैरह जो वो करके भी कमा लेंगे, सही बात है, हो सकता है। तो जैसा मैंने आपसे यहाँ पे कहा, डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों में, ठीक है। अगर आप एमबीए कंपेयर करेंगे छोटी सिटी में, तो एमबीए के बेसिस पे शायद आपको जो नौकरी मिलेगी वो 5-10 हज़ार रुपए की मिलेगी। लेकिन छोटी सिटी के अंदर अगर आपने सीएस किया कर रखा होगा, तो ऐसे केस में अगर मैं बात वहां पे करूंगा तो आपको आराम से 25,000 रुपए की सैलरी जो है वो मिल जाएगी। मैं किसी को एक्सप्लेन करता ही नहीं हूँ किसी को, जब बन जाऊंगा अच्छा सीएस फिर पैसा खुद ही बोलेगा। एकदम सही बात है, यही एटीट्यूड जो है वो आपका होना चाहिए, और यही सबसे सही है भाई साहब। इसके अलावा दुनिया के साथ में माथापच्ची करनी नहीं चाहिए, किसी को जवाब देते बैठो कि ये होता है वो होता है फलाना होता है ढिमका होता है। चलिए भाई साहेब, सीएस का इंडिया का ऑनलाइन क्लासेस लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बैठे रहो क्लास में। ये ऑनलाइन क्लास ही तो चल रही है आपकी, है ना। बस ये क्लास जो उसको आपको अटेंड करना होगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए, सो आ जाएंगे सभी के सभी लोगों फटाफट से, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स मूव एड, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हमारे अगले वाले टॉपिक के बारे में, ठीक है। सर कल तक हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डिस्कशन किया कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका जो एग्रीमेंट है, कौन से वाला एग्रीमेंट है भाई साहब, अगर आपका जो एग्रीमेंट है नॉर्मल वाला, तो उसको बोले भाई साहब किस तरीके से बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या बातें जो है वो आपके वहां पे आने वाली होगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जिसमें से एक आपका यहाँ पे आ रहा है जिसका नाम क्या दिया गया, लोन वाला एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? लोन एग्रीमेंट। सर अगर मैं लोन एग्रीमेंट के बारे में बात यहाँ पे करूंगा, तो इसमें कुल मिला के दो पार्टीज जो है वो आपकी यहाँ पे रहेगी। कौन सी? एक वो जिसने पैसा उधार के तौर पे दिया या देने के लिए उसने एग्री किया, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, क्रेडिटर का नाम जो है वो आप दे दीजिएगा। दूसरा वो जिसको पैसा जो है वो उधार के तौर पे दिया जा रहा है, ठीक है। जो ब्लैक वाला है ना, सिर्फ यही कंटेंट को यहाँ पे फिलहाल ध्यान दीजिएगा, बाकी छोड़ दो। क्या कहा भाई साहब? एक वो जो बंदा उधार देने का वादा कर रहा है, और दूसरा वो बंदा जिसको कि पैसा उधार के तौर पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो लोन एग्रीमेंट में बेसिकली क्या होता है कि एक पार्टी यहाँ पे प्रॉमिस करती है कि मैं आपको यहाँ पे पैसा उधार के तौर पे दूंगा, लेकिन सर मैं अगर आपको कोई वादा कर रहा हूं तो बदले में कोई कंसिडरेशन आपको पे करना पड़ेगा ना। ये तो क्या है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक प्रावधान है वैसा, बोले ठीक है। तो क्या कहा, ये बंदा कहता है ठीक है मैं आपको यहाँ पे कंसिडरेशन के तौर पे अगर बात करूंगा तो 12% पर एनम का ब्याज जो है ये बोले पे करने को तैयार हूं, और साथ में मैं ये भी वादा करता हूं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा ना, मतलब मेन जो अमाउंट रहेगा जो आप मुझे लोन के तौर पे यहाँ पे दे रहे हो, ये 5 साल के बाद में मैं आपको क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा पैसा रिपेमेंट करने का काम जो होगा वो यहाँ पे मैं आपको कर दूंगा। ये समझ में आया? मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो पार्टीज आपकी होंगी जिनके बीच में यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो बन रहा है, नाम क्या दिया गया, लोन का एग्रीमेंट, ठीक है। एक पार्टी यहाँ पे क्रेडिटर कहलाएगी जिसने लोन दिया होगा, और दूसरी पार्टी जिसके पास में पैसा उधार के तौर पे आ रहा है उसे क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल डेटर का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। 10% विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। चलिए, लेकिन इसके बाद में ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा,
नॉर्मली बोले भाई साहब ऐसा होता है कि जब ये बंदा पैसा उधार के तौर पे लेता है और या फिर जब ये बंदा पैसा उधार के तौर पे देता है, तो वो कहता है कि भाई साहब सुनो मेरी बात, मैं आपकी शक्ल देख के आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता कि आप मुझे मेरा पैसा जो है वो वापस दे भी दोगे। तो ऐसे केस में जो डेटर आपका होता है वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इसके नाम पे यहाँ पे गिरवी रखने का काम जो है वो यहाँ पे करता है। जब आप गिरवी रखने की बात यहाँ पे करते हो तो ये लगा लीजिएगा कि इसको यहाँ पे मॉर्गेज का नाम जो है वो दे दिया जाता है। क्या कहा जाएगा, मॉर्गेज का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। और या फिर अगर आप चाहो तो इसको एनकम्बरेंस, एनकम्बरेंस का नाम जो है ये भी आप यहाँ पे दे सकते हो कि आप क्या कर दोगे यहाँ पे, जो एनकम्बरेंस आपका होगा वो बोले वैसा क्रिएट करने का काम जो है यहाँ पे आप कर दोगे। ठीक है, बोल ठीक है सब, चलिए बहुत ही बढ़िया। लेकिन फिर भी जो बोले भाई साहब उधार देने वाला बंदा है ये कहता है, एक बात बताओ, अगर 5 साल खत्म होने के बाद जब एक्चुअल में आपसे पैसा वापस लेने की बात मेरे पास में आती है, तो उस टाइम पे अगर आपने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया तो जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे गिरवी रखी है, जिसे कोलेटरल भी बोला जा सकता है, राइट, ठीक है, तो कोलेटरल भी बोला जा सकता है। सब बोले ये प्रॉपर्टी को हमें मार्केट में सेल करवाना पड़ेगा, बोले हाँ। इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा कोर्ट के पास में, वहां से जाके ये ऑर्डर लाना पड़ेगा कि आपने लोन का रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है और आपकी प्रॉपर्टी जिसको मार्केट में बिकवाया जाए, वहां से जो पैसा आएगा उससे बोले पैसा लोन को चुकता करने का काम जो है यहाँ पे किया जाए। बहुत बड़ी पंचायत है, कौन करेगा बोले वैसे इतना सब नाटक। ठीक है, तो ऐसे केस में ये बंदा इससे कहता है कि क्या मुझे एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तुम्हारे पास में कोई ऐसा बंदा है जिस पे अगर मान लो मैं मेरी बात करूं तो मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं कि भैया ये बंदा जो है ना वो पैसा वापस कर ही देगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एजे सर जैसा कोई आदमी, जिस पे कोई भी बंदा जो क्या कर लेता है, आंख बंद करके भरोसा कर लेता है कि ये बंदा कभी धोखा जो है वो करने वाला नहीं है। तो अगर मैं बात यहां पे करूं तो क्या कहा गया, बोले भाई साहब ये बंदा थर्ड पार्टी, ठीक है, ये बंदा जिसे आप नाम दे रहे श्योरिटी या फिर आप इसको गारंटर का नाम जो वो दे दीजिएगा, ठीक है, ये बंदा इसके साथ में यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहता है कि सर बोले मैं आपको यहां पे गारंटी प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर इस बंदे ने आपका आपका पैसा वापस नहीं किया ना तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं हूं ना यहाँ पे, तो आपका जो पैसा होगा वो बोले वैसा मैं आपको यहाँ पे पे जो है वो कर दूंगा। ठीक है, अगर ये वाला बंदा आपका पैसा आपको रिपे नहीं करता है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो पैसा होगा वो बोले वैसा मैं यहाँ पे आपको क्या करने वाला हूँ, पे कर देने वाला हूँ। ऐसा यहाँ पे ये बंदा जो उसको बोलता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का नाम जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पे दो ही पार्टी है भाई साहब, पहली पार्टी क्रेडिटर और दूसरी पार्टी श्योरिटी। सर क्रेडिटर जो है इसको ये श्योरिटी यहाँ पे वादा करता है इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कि तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा जो है ये मैं चुकता करूंगा। मैं बोले भाई साहब क्लियरली आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, जो बंदा वादा करेगा उसे श्योरिटी कहा जाएगा, जिसको वादा किया जाएगा उसको क्रेडिटर कहा जाएगा, और जिसके बिहाफ पे ये गारंटी प्रोवाइड की जा रही है आप उसको थर्ड पार्टी कहोगे तो भी चलेगा, और या फिर बोले भाई साहब प्रिंसिपल डेटर जो आपका होगा वो भी यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राहुल मेरे भाई करेंगे उसके बारे में बात, फिलहाल यहाँ पे इस चीज के बारे में ध्यान जो है वो दो। अच्छा एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो इसी वजह से किया जाए कि भैया आपने किसी को लोन दिया था, तो कई बार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये कोई तो भी आदमी है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कौन है, ये बोले भाई साहब एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, कौन है ये, दुकानदार है, ठीक है, और बोले भाई साहब ये कोई तो भी बंदा है जिसको बोले भाई साहब मैं यहाँ पे क्या करने की बात कर रहा हूँ, जॉब पे रखने की बात कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली ये बंदा इसको कह रहा है कि यार ये थर्ड पर्सन जो है ना, इसको बोले एक काम करना तेरे यहाँ पे जॉब पे रख लेना प्लीज। ठीक है, तो ये कहता भैया इसके ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, कल को चोरी वोरी करके भग गया तो, या कल को जाके इस बंदे ने ईमानदारी से काम अगर नहीं किया तो बोले वैसा मेरा क्या हो जाएगा, फालतू का नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या कहता है इस बंदे को, अरे मैं गारंटी दे रहा हूं उस बंदे की कि उस बंदे की वजह से तेरा कोई नुकसान जो है यहाँ पे होने वाला नहीं है, उस बंदे की गारंटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं बोले भाई साहब कि वो बंदा एकदम ईमानदारी से काम जो है वो तेरे लिए वहां पे करने वाला होगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से कि जब कोई बंदा किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे किसी बंदे को यहां पे अगर गारंटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बेसिकली ये दो ही पार्टीज के बीच में होती है, जो कि बोले वैसा भले ही थर्ड पार्टी के बारे में बात आप यहां पे कर रहे हो, लेकिन सर यहां पे वादा आपने इसको किया है और यहां पे वादा आपने इसको किया, आइला सब बोले आपने इसको क्या वादा किया है, आप तो कुछ भी नहीं दे रहे बदले में। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो बोले भाई साहब आपका श्योरिटी या गारंटर है ना, वो ये कहता है कि आप इसके लिए जो काम कर रहे हो ना वो मैं उसी को ही कंसिडरेशन मान के चल लूंगा।
इसके अलावा आप मेरे को कुछ और मत दो, मेरे को और कुछ और चाहिए भी नहीं, ठीक है। आप बोले भाई साहब जो काम इसके लिए कर रहे हो वो मेरे लिए ही कर रहे हो, मैं ऐसा यहाँ पे मान के चल लूंगा, और उसी के बदले में मैं आपको यहाँ पे प्रॉमिस जो है, वादा जो है वो यहाँ पे कर रहा हूं, आप ऐसा यहाँ पे मान के चल लीजिए भाई साहब, और क्या, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे आपका बोला जाता है। तो ये बहुत ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, द श्योरिटी दैट इज अ गारंटर प्रोवाइड गारंटी टू द क्रेडिटर फॉर द डिफॉल्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, दैट इज अ व्हाट, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। यूजुअली अगर मैं बात करूंगा इन एनी कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, बट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर मैं गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात यहां पे करूंगा, तो एनीथिंग विच इज डन और एग्रीड टू बी डन बाय द क्रेडिटर फॉर द प्रिंसिपल डेटर कैन बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस यहां पे स्पेसिफिकली अगर नहीं भी रहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। और फिर इसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट, इंडेमनिटी, मतलब सर बोले भाई साहब देखिए, अगर मेरी किसी हरकत की वजह से बोले आपका नुकसान अगर यहां पे हो जाता है, आपको सामने वाले को कंपनसेशन अगर देना पड़ता है, तो बोले ठीक है भाई साहब, आज हालात कुछ ऐसे थे कि मेरे पास में पैसा नहीं था और मैं इसको पैसा पे नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आपको इसका पैसा जो है वो पे करना पड़ा। तो आपका यहाँ पे जो भी जिस भी टाइप का नुकसान हो रहा होगा, मैं बोले भाई साहब उस नुकसान की भरपाई जो है यहाँ पे आपको कर दूंगा। तो इस बात का वादा जो है यहाँ पे सामने वाला बंदा जो है वो इसको यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली ये दो पार्टीज के बीच में होता है, जिसमें कि पहली पार्टी जिसे इंडेमनीफायर कहा जाएगा, दूसरी पार्टी जिसे इंडेमनीफाइड और या फिर इंडेमनिटी होल्डर कहा जाएगा। इस बंदे को इस बात का वादा यहां पे कर रहा है कि अगर मेरे किसी काम के करने या नहीं करने की वजह से तेरा बोले भाई साहब अगर यहाँ पे नुकसान हो जाता है, तो तू चिंता बिल्कुल भी मत करना, उस नुकसान की भरपाई जो है ना वो बोले मैं तेरे को यहाँ पे आगे चल के करके दे दूंगा। इसे कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, नुकसान के भरपाई करके देने की गारंटी जो है वो यहां पे दी जा रही है, ठीक है। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वन पार्टी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडेमनीफायर, एग्री करता है टू इंडेमनीफाई दैट इज कंपनसेट द अदर पार्टी इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर फॉर द लॉस ऑकर्ड टू द लेटर, ठीक है। बोले तेरे को किसी भी टाइप का कोई भी नुकसान अगर हुआ तो उस नुकसान की भरपाई जो है वो मैं तुमको यहाँ पे करके दूंगा, इस बात का वादा जो है वो बोले भाई साहब मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब, बोले ठीक है सर, चलिए। अच्छा अब ना इसके अंदर एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वैसे तो ये वाली चीज जो है वो आपके सिलेबस में दी हुई नहीं है, बट अपन फिर भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। क्या है, एक आपका आता है जिसे कहा जाएगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। क्या कहा गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ठीक है। इसमें बोले भाई साहेब एक तरफ एक बंदा होता है जिसे कहा जाएगा प्लेजर, और या फिर अगर आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हैं क्या, पॉनर। क्या नाम दिया जाएगा, पॉनर। दूसरी तरफ एक बंदा आपका होगा जिसको नाम दिया जाएगा प्लेजी, और या फिर अगर आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हैं क्या, पौनी, ठीक है। प्लेजी और या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं क्या, पौनी, ठीक है। ये बहुत ध्यान से सब ले। इस बंदे को अगर मैं बेसिकली बात करूं तो पैसा जो है वो उधार के तौर पे चाहिए, ठीक है। और ये उधार लेने के लिए आप क्या करते हो, इस बंदे के पास में अप्रोच करते हो कि भैया आप एक काम करो, आप मुझे पैसा जो है ये बोले भाई साहब यहाँ पे लोन के तौर पे दे दो, से फॉर एग्जाम्पल कि ₹1,00,000 जो है वो बोले मुझे लोन के तौर पे चाहिए। और यहां पे जो बोले भाई साहब आपका प्लेजर है वो क्या करता है, वादा करता है किस बात का, कि मैं आपको यहां पे ब्याज दूंगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से, और मुझे ये जो लोन यहाँ पे चाहिए वो चाहिए बोले भाई साहब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2 साल के लिए, यानी कि 2 साल के बाद में आपका पैसा जो होगा मैं क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा, बोले ठीक है साहब। लेकिन ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्लेज जो है वो प्लेज इसलिए कहलाता है, वो सिंपल लोन एग्रीमेंट इसलिए नहीं कहलाता, द रीजन बीइंग कि जो आपका ये प्लेजर रहेगा ना, इस प्लेजर के पास में किसी ना किसी टाइप की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई साहब, मूवेबल प्रॉपर्टी। सर मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, मोबाइल फोन हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर हो सकता है, या ऐसी कोई भी और चीज, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, मूव करने का काम जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे होगी तो आप ये प्रॉपर्टी क्या करते हैं, दूसरे को देने का काम करते हैं। ज्वेलरी भी हो सकती है, यस,
आपने क्या कर दिया, आपने इस मूवेबल प्रॉपर्टी को जो गिरवी रखने का काम किया है, इसे ही क्या कहा जाता है, प्लेज का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आप दोनों पार्टीज के बीच में जो बोले भाई साहब यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसे क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। क्या कहेंगे इसको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का नाम जो होगा वो यहाँ पे इसको दे दिया जाएगा। ये समझ में आया कि भाई साहब, अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। चलिए अब ये बहुत ध्यान से, कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में बात यहाँ पे करूं, तो यहाँ पे वन पार्टी कॉल्ड एज प्लेजर, प्लेजर प्लेजेस एनी ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी वैसा, मूवेबल प्रॉपर्टी, टू द अदर पार्टी कॉल्ड एज प्लेजी, प्लेजी अगेंस्ट द, अगेंस्ट द लोन एडवांस्ड और टू बी एडवांस बाय द प्लेज। ठीक है, फुल स्टॉप। ऑन द रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट, लोन अमाउंट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, ठीक है, ऑन द repayment of the loan amount within the prescribed time period along with interest, interest the pledgee is duty bound to to return the pledged movable प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी बोले भाई साहब आपकी प्लेस्ड मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो बोले आप क्या कर दोगे, सामने वाले को वापस करने का काम जो है वो यहाँ पे कर दोगे सर, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में अगला यहाँ पे आपका आता है, नाम क्या दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो वापस से आपकी दो पार्टीज हैं, एक पार्टी का नाम यहां पे होगा जिसको नाम क्या दिया जाएगा, बेलर, और दूसरी जो पार्टी आपकी होगी उसको नाम क्या दिया जाएगा, बेली। ठीक है, इसमें क्या, सर बोले इस पार्टी के पास में कोई तो भी बोले भाई साहब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने ये मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये सामने वाले बंदे के पास में बेल कर दिया, बेलमेंट कर दिया। ठीक है, रख दिया, रख दिया। ठीक है, या फिर ये कह दो, और पोजीशन दे दिया, पोजीशन दे दिया, उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, तो ये जो बोले भाई साहब आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसे कहेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में बात करूं, तो अगेन वन पार्टी ओनर ऑफ गुड्स, ओनर ऑफ गुड्स और मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, वन पार्टी दैट इज द ओनर ऑफ द गुड्स और द मूवेबल प्रॉपर्टी gives the possession
ऑफिस गुड्स टू एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन called as Bailey for any predetermined specific purpose। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से डिसाइड किया हुआ स्पेसिफिक पर्पस जो है, वो बोले भाई साहब आपका यहाँ पे हो सकता है, उसकी वजह से आपने क्या कर दिया, सामने वाले के पास में गुड्स का पोजीशन जो है वो दे दिया। सर पोजीशन देने का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी सामने वाले को रखने के लिए देना, ठीक है। इट कैन बी, मे बी फॉर कीपिंग इन सेफ कस्टडी, मे बी फॉर यूज, मे बी इन प्लेज, मे बी इन प्लेज, मे बी to do some work or job on it, ठीक है। सर एग्जाम्पल ये वाला सुनिएगा। क्या? मेरे पास में एक स्कूटर है और मैं थोड़ा शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर मैं शहर से बाहर जाऊंगा तो घर जो है मेरा सुनसान रहेगा। तो मेरे बाजू में मतलब एक और पड़ोसी मेरे रहते, तो मैंने कहा एक काम करता हूं कि मैं अपना स्कूटर जो है वो आपके यहाँ पे खड़ा कर दूं क्या? अगर आपके यहाँ पे रहेगा तो आपकी सेफ कस्टडी में रहेगा, है ना, आप उसका देख रेख जो है वो वहां पे करते रहोगे, मैं वापस आऊंगा अपना स्कूटर लेके चले जाऊंगा। बोले हाँ कर दो। बेलमेंट। क्या कहलाएगा? बेलमेंट कहलाएगा। दूसरा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप में से कोई मेरे पास में आता है कि प्रवीण सर आपके पास में स्कूटर है, मैं कहा है सर दीजिए ना, मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा काम करके आना था और मेरा स्कूटर जो है वो पंक्चर हो चुका है, आप अपना दे दीजिएगा। तो फिर मैं जाता हूँ और जाके बोले वैसा अपना काम जो है वो करके आ जाता हूँ, ठीक है। आपको यूज करना था तो मैंने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास में बेलमेंट कर दी, ठीक है। तो आपका काम क्या है कि जब आप उसका यूज कर लोगे उसके बाद में आप मुझे वो वापस लाके दे दोगे। गॉट द पॉइंट? अगर हमने ठोक दिया तो ऐसे केस में मैं आपसे कंपनसेशन लूंगा, वो बात की बात है, करेंगे उसके बारे में भी बात, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए दूसरा, सब प्लेज, मेरे को आपसे पैसा उधार के तौर पे चाहिए था। आपने कहा प्रवीण सर सॉरी माफ कीजिएगा पर उधार देने के लिए कुछ ना कुछ कोलेट्रल जो है वो आपको रखना पड़ेगा। मैं कहा मेरे पास में जमीन जायदाद के कागज तो नहीं है। तो बोले एक काम करो, मोबाइल होगा वो दे दो, स्कूटर होगा वो दे दो, कार होगी वो दे दो, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो मेरे यहाँ पे गिरवी रख दो। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को आप किसी के यहाँ पे गिरवी रखने का काम कर रहे हैं तो एक तरफ तो ये प्लेज कहलाएगा, एंड चूंकि उस प्रॉपर्टी का पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल डिलीवरी आप किसी बंदे को दे दे रहे हो, वो जो चीज आपकी है उसको फिजिकली आप किसी बंदे को दे दे रहे हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसको यहाँ पे सिंपल तरीके से आप क्या नाम दे दोगे? उसको आप यहाँ पे नाम दे दोगे बेलमेंट करना भाई साहब। गॉट द पॉइंट? तो जब आप प्लेज के बारे में बात कर रहे हो ना, तो प्लेज जो आपका होता है उसमें बोले भाई साहब आपका प्लेज तो होगा ही होगा, पर प्लेज होने के साथ साथ में बेलमेंट भी होगा। बेलमेंट क्यों से? क्योंकि आपने बोले मूवेबल प्रॉपर्टी का जो फिजिकल डिलीवरी है ना वो आपने क्या कर दिया, सामने वाले बंदे को दे दिया। राहुल अभी वही तो बताया मेरे को, कोई भी चीज का फिजिकल पोजीशन, ये मेरा क्या है, ये मेरा वॉलेट है, इस वॉलेट का फिजिकल पोजीशन मैंने आपके हाथ में दे दिया, ये पकड़ो भाई साहब, और जब तक कि मैं आपका पैसा वापस नहीं करूंगा आप ये मुझे वापस मत करना। तो इसे क्या कहेंगे? इसे पोजीशन कहा जाएगा। बेलमेंट में जरूरी नहीं होगा कि कंसिडरेशन दोनों साइड से हो, हाँ नहीं होगा जरूरी, हो सकता है कि कंसिडरेशन रहे या फिर हो सकता है कि ना रहे, ठीक है। तो बेसिकली प्लेज, प्लेज की बात अगर आप यहां पे करोगे इसमें दोनों चीजें रहेंगी, आपका जो प्लेज है वो भी होगा और प्लेज के साथ साथ में अगर मैं बात करूंगा तो बेलमेंट जो आपका है वो भी आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूं, टू डू सम वर्क और जॉब ऑन इट। सर मेरा स्कूटर चलाते चलाते मेरे को 6 महीने हो गए,
सर्विस ड्यू हो गई उसकी। तो मैं गया किसके पास में, सर्विस वाले के पास में, जाके मैंने कहा भैया ये पकड़ो स्कूटर, शाम को आऊंगा और वापस लेके जाऊंगा, आप एक काम करो बढ़िया तरीके से इसकी सर्विस वगैरह जो है ना वो कर दो, सफाई कर देना अच्छे तरीके से, फिल्टर विल्टर सब साफ कर देना, ऑयल को चेंज कर देना, बढ़िया तरीके से ग्रीसिंग कर देना, बढ़िया तरीके से वॉशिंग कर देना, और शाम को मैं लेके चले जाऊंगा भाई साहब। या फिर अगेन अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ ज्वेलरी के बारे में, मैंने कहा मेरे पास में एक सोने की रिंग है, अंगूठी है मेरे पास में, ठीक है, तो मैं वो लेके गया किसके पास में, दुकानदार के पास में, और जाके मैंने दुकानदार को कहा कि भैया एक काम करो, इसको ना आप मतलब चेंज करके इसके ना एक चेन बना के दे दो मेरे को, आप क्या करके दे दो, चेन जो है वो बना के दे दो। गॉट द पॉइंट। तो वो काम करने के लिए भी आप दे सकते हैं। तो आपका यहाँ पे काम क्या होगा, आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी क्या होगी, कि जो चीज मैंने आपके पास में सेफ कस्टडी के लिए दी है, या फिर जो मैंने आपको यूज करने को दिया है, या फिर मैंने आपके पास में गिरवी रखने को दिया है, और या फिर बोले भाई साहब कुछ काम करने को मैंने अगर आपको वहां पे दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाने के बाद आपको उस प्रॉपर्टी का अपने आप को मालिक समझ के नहीं चलना है, और आपको मुझे मेरी प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ये आपकी क्या है यहाँ पे जिम्मेदारी है। ये समझ में आया क्या वैसा? तो इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो बनता है। मतलब जब हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किया, तो आप ये नहीं कह सकते भाई साहब सॉरी माफ कीजिएगा, आपने मेरे को दे दिया ना, अब इस चीज का मालिक कौन हो गया, मैं हो गया, चलो निकलो बोले भाई साहब यहाँ से। तो ऐसा आप यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, ऐसा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बेलमेंट में जरूरी नहीं है कि कोई चीज गिरवी रखा जाए, वो प्लेज में होगा। जब प्लेज करने की बात करें तो प्लेज के अंदर बेलमेंट इंक्लूडेड होता है, यानी कि आप ये लगा लो कि एवरी प्लेज इज बेलमेंट। यहां पे अलग से बोल देता हूं मैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, एवरी प्लेज इज बेलमेंट, बट एवरी बेलमेंट नीड नॉट बी प्लेज। हर एक बेलमेंट जो आपका होगा वो प्लेज रहे ऐसा बोले वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि यहां पे एक बात और भी कही जा सकती है, क्या, सब बोले बेलमेंट इज अ वाइडर टर्म देन द प्लेज। अगर मैं प्लेज के कंपैरिजन में बात करूंगा तो जो बेलमेंट आपका है वो क्या है, वाइडर टर्म है। सर हमने अपना फ्लैट किसी को दे दिया रेंट पे, तो वो बेलमेंट होगा क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा। क्या आपका जो फ्लैट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है? क्या आपका जो फ्लैट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि किसी को आपने रेंट पे दिया होगा, तो उसे कहा जाएगा कि आपने क्या कर दिया है, आपने सामने वाले को रेंट पे प्रॉपर्टी दी, बस ऐसे ही कहा जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपने किसी को अपनी बाइक जो है वो किराए पे दे दी, यस, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, बेलमेंट, उसको बेलमेंट कहा जाएगा। ठीक है, चलिए। सर ये ऐसे ऐसे के सिलेबस में है क्या, मतलब क्लियरली आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन बेलमेंट वर्ड जो वो यूज होता है, प्लेज वर्ड जो वो यूज होता है, तो क्वेश्चन जो उसके ऊपर आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए। स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, बिल्कुल ले लीजिए बेटा, सामने ही है आपके। ये लो, मैं हट जाऊं क्या? ये लो मैं हट जाता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट। तो खिंच मेरी फोटो, नहीं मेरी नहीं रही, सॉरी। डन। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगले टॉपिक की बात जो है वो यहाँ पे करेंगे। क्या कहा गया, सब बोले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था भैया जब आप अपना काम किसी और बंदे के थ्रू करवाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का नाम जो होगा वो बोले भाई साहब यहाँ पे आपका दे दिया जाएगा, ठीक है। क्या कहा गया, जो बंदा अपना काम किसी और के थ्रू करवाता है उसे प्रिंसिपल कहा जाएगा। जो बंदे को अपॉइंट किया जाएगा अपना काम करवाने के लिए, जिसके थ्रू आप ये काम करवाने की बात कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा, एजेंट का नाम जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। सर काम देने वाला जो है वो कभी भी माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 साल से कम की एज का बंदा जो है, ये बोले वैसा भी यहाँ पे क्या नहीं बन पाएगा, प्रिंसिपल नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर मैं एजेंट के बारे में बात यहाँ पे करूंगा, तो ये बोले भाई साहब अगर माइनर रहा तो चलेगा। यानी कि आपके मम्मी पापा जो है वो आपको बोल सकते कि बेटा स्वयं सो काम करके आना, लेकिन आप अपने मम्मी पापा को नहीं बोल सकते पप्पा एक गिलास पानी लेके आओ, तो ठीक है, तो आप ऐसा यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। हालांकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि एजेंट को उतना ही काम करना है जितना काम आपको दिया गया है, यानी कि जो अथॉरिटी प्रिंसिपल के द्वारा आपको दी गई है ना, आपको उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है।
सर बोले अगर आप बियॉन्ड जाते हैं तो इसको बोले भाई साहब यहां पे क्या कहा जाएगा, अल्ट्रा वायर्स कहा जाएगा। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द अथॉरिटी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द अथॉरिटी। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, अगर इसी चीज का मैं उल्टा यहां पे बोलूं तो वर्ड आपका आ जाएगा इंट्रा, इंट्रा वायर्स। क्या आएगा, इंट्रावायस। इंट्रावायस का मतलब क्या होता है, जितना काम दिया गया है उतना ही करना, जो पावर आपको दी गई उसी पावर उसी दायरे में रह के काम जो है वो आपको यहां पे करना है, ठीक है। विद इन द ऑथोरिटी, विद इन द ऑथोरिटी रह के आपको काम जो है यहाँ पे करना। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये सवाल आ सकता है कि अल्ट्रावायस और इंट्रावायस जो है इसका मतलब यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि प्रिंसिपल का काम करते करते अगर आपको अपनी जेब से कुछ तो भी पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता है, यानी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एजेंट फॉर द वर्क ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऐसे केस में उसका जो रीइंबर्समेंट होगा, यानी कि वो पैसा जो वापस लेने का काम होगा, वो बोले भाई साहब आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑब्वियसली बात है भाई साहब, जब बोले काम हम प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं तो अपने जैसे पैसा काय को लगाएंगे। चल लग भी कर गया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामने वाले से पैसा जो अपन क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे। सर अगर नहीं ले तो आप केस कर सकते हो। अगर प्रिंसिपल ने अपना काम करने के लिए आपको अपॉइंट किया था और उसके लिए आपने क्या किया है, उसका काम करने के लिए अपने अपनी जेब से पैसा खर्चा किया है, और वो बंदा अगर आपको आपका पैसा वापस नहीं करता है, आप उसके ऊपर केस जो है वो कर सकते हो, ठीक है। बोल ठीक है साहब, ध्यान से। प्रिंसिपल जब एजेंट को अपॉइंट करता है तो दो तरीके के काम जो है वो बोले सामने वाले को दे सकता है। सर कौन सा, एक आपका होता है जिसे कहा जाएगा जनरल वाला पर्पज, और दूसरा आपका होगा जिसको नाम दिया जाएगा स्पेसिफिक वाला पर्पज, ठीक है। यानी कि एक बोले वैसा मेरे बिहाफ पे ना पूरा रिप्रेजेंटेशन करने का जो काम है वो तेरे को ही करना है, यानी कि ये लगा ले कि मेरा मतलब क्लोन बना दिया बोले वैसा मैंने तेरे को, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, जनरल एजेंसी। यूजुअली टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल जनरली और टू डू द सीरीज ऑफ द वर्क, सीरीज ऑफ द वर्क अगर आपको करने के लिए वहां पे दिया गया हो तो उसे क्या कहा जाएगा, जनरल एजेंसी का नाम दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं स्पेशल एजेंसी के बारे में बात यहाँ पे करूंगा तो क्या कहा गया, टू डू एनी वन वर्क, किसी एक काम को, स्पेसिफिक किसी एक काम को करने के लिए अगर बोले भाई साहब आपने बंदे को अपॉइंट किया होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, स्पेशल एजेंसी का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। बोल ठीक है साहब, चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं टाइप ऑफ एजेंट्स के बारे में बात यहाँ पे करूं तो एजेंट जो आपके होते हैं कुल मिला के तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा बैंक, और तीसरा पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर आपका होगा वो भी, ठीक है। क्या कहा गया, मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल का मतलब होता है क्या, गुड्स। ऐसा बंदा जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो गुड्स वगैरह है उनको खरीदने और बिकवाने का काम करता होगा उसे क्या कहा जाएगा, मर्केंटाइल एजेंट का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा गया, एजेंट हु डील इन द गुड्स ऑफ द प्रिंसिपल और हु हेल्प द प्रिंसिपल टू सेल द गुड्स, उसे क्या कहा जाएगा, मर्केंटाइल एजेंट जो वो कहा जाएगा, ठीक है। अगर मैं मर्केंटाइल एजेंट के भी टाइप्स के बारे में बात यहाँ पे करूं तो जैसे ब्रोकर है, जैसे फैक्टर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे बोले भाई साहब आपका डेल क्रेडिटर एजेंट है, ठीक है। अगर इनके बारे में बात आप यहां पे करोगे, और या फिर बोले भाई साहब आप ऑक्शनर के बारे में बात जो वो कर लीजिएगा, चार टाइप के आपके मर्केंटाइल एजेंट जो वो यहां पे हो सकते हैं। सर क्या फर्क है चारों के बीच में, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रोकर नाम आपने सुना ही होगा, वो कहता सुनिए भाई साहब आपका जो गुड्स है ना उसको बिकवा के देना मार्केट में, बोले हाँ, गुड्स आप अपने ही पास में रखो, यानी कि उसका जो बोले वैसा पोजीशन है ना वो बोले आप अपने ही पास में रखो, मुझे बोले पोजीशन यहां पे मत दो। विदाउट टेकिंग पोजीशन ऑफ द गुड्स वो ट्राई करता है टू सेल देम इन द मार्केट विदाउट गिविंग एनी गारंटी एंड चार्जेस ब्रोकरेज फॉर द गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बोले मैं आपके मार्केट में बिकवा के दे दूंगा ना उसके बदले में बोले एक काम करना, ब्रोकरेज जो होगा ना वो बोले भाई साहब मेरे को पे करने का काम जो यहाँ पे कर देना, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये समझ में आया, बोल ठीक है साहब, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद में अगर मैं फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूं, सर ब्रोकर में और फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूटर में एक ही फर्क है क्या, ये बंदा कहता है पोजीशन मेरे पास में मत दो, और ये बंदा कहता है गुड्स का पोजीशन तो दो, ऐसे कैसे बिकवाऊंगा भाई। अगर तुम्हारा माल जो है मेरे को मार्केट में जाके बेचने का है उसके लिए गुड्स का पोजीशन जो है वो तो मेरे पास में होना चाहिए ना, तभी जाके तो मैं बिकवा पाऊंगा, ऐसे कैसे बिकेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये बंदा भी ब्रोकरेज लेगा, ये बंदा भी ब्रोकरेज लेगा, ठीक है। ब्रोकरेज बोल दो कमीशन बोल दो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये कहता है कि आप अपने गुड्स का पोजीशन अपने पास में रखो, मैं मार्केट में जाता हूं कस्टमर लेके आता हूं,
ठीक है। अगर कस्टमर ने वहां पे परचेज कर लिया तो मेरे को कमीशन दे देना, ब्रोकरेज दे देना, अगर नहीं परचेज करना मत देना। लेकिन वहीं पे जो फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर वो कहता है मैं क्या पागल हूं क्या, मतलब एक एक बंदे को यहाँ पे उठा के लेके आऊंगा, एक काम करो तुम्हारा जो माल है मेरे को दे दो, मैं मार्केट में जाता हूं, मैं लेके जाऊंगा और मैं डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो करूंगा, जो जो लेते जाएगा उसको मैं बेचते जाऊंगा, और वहां से बोले मैं पैसा लेके आऊंगा, तुमको पैसा लाके दे दूंगा, और बदले में मुझे मेरा कमीशन जो है वो दे देना। ठीक है। ध्रुव शर्मा, पोजीशन का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर, गूगल कर ले मेरे भाई, फोन में डिक्शनरी भी चला ले, इंस्टा के अलावा ये भी कर लिया अगर कभी है। देखो वहां पे क्या दिया हुआ है। सर विल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड गारंटी, नहीं कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करेगा। वो ये कहेगा भैया मैं कोशिश करता हूँ माल बिकवाने की, और इसका पोजीशन मैं अपने पास में इसलिए रख रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका जो सामान है ना वही ऐसा भाई साहब, अब आपने कहा एक काम करो साबुन बेचनी है, अब साबुन मतलब एक एक पीस का साबुन बिकवाने के लिए क्या मैं कस्टमर को लेके आऊं भैया ये पकड़ो एक कस्टमर इसको एक साबुन दे दो, भैया ये पकड़ो एक कस्टमर इसको एक साबुन दे दो, क्या मैं ऐसा करूंगा? नहीं तो सर मार्केट में किसी को 5 साबुन चाहिए होंगे, किसी को 2 साबुन चाहिए होगा, किसी को एक साबुन चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा पूरा का पूरा बैग लेके आ जाऊंगा आपके यहाँ से, और मैं उसको मार्केट में जाके डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो करूंगा। मान लीजिए कि आपने मेरे को 100 साबुन दे दिए, 100 में से 90 साबुन अगर मैं बिकवा पाया तो 10 साबुन मैं आपको आपके वापस कर दूंगा, और 90 के बदले में मेरा जो भी कमीशन यहाँ पे रहेगा वो कमीशन मेरे को दे देना, हो गई बात खत्म। समझ में? डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर की तरह, यस कह सकते हो अपनी ये चीज। सर ब्रोकर का एग्जांपल रियल एस्टेट का ब्रोकर, हाँ बोल सकते हो, लेकिन मैं वापस से तुमको याद करवाना चाहूंगा क्या, कि यहाँ पे हम रियल एस्टेट यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे नहीं करते। ठीक है सेम कंसेप्ट सेम ही है कि भैया ब्रोकर जो है वो फ्लैट को साथ में थोड़ी लेके जा पाएगा। ठीक है, लेकिन ये मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी क्या होता है एप्लीकेबल जो यहाँ पे रहता है। सब पोजीशन का मतलब ओनरशिप, नो ना। क्या बेलमेंट में तुम किसी को मालिक बना के जा रहे हो क्या? मैं प्रॉपर्टी आपको यूज करके करने को दे रहा हूं तो डज इट मीन कि मैंने आपको ओनर बना दिया? गिरवी रखना तो प्लेज का मतलब होता है, प्लेज करने का मतलब होता है गिरवी रखना। मैंने मेरी गाड़ी आपको यूज करने के लिए दी 15 मिनट के लिए, तो क्या आप उसके मालिक बन गए? वाह, गजब। गजब मतलब खतरनाक। चलेगा क्या ऐसा? नहीं चलेगा ना। पोजीशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अभी मेरे हाथ में है, ये मैंने आपके हाथ में दे दी। सर गूगल पे देखा कब्जा होता है, हाँ तो ठीक है ना, कब्जा लगा लो। अभी मेरे कब्जे में है फोन, ये मैंने आपके हाथ में दे दिया, अब आपके कब्जे में हो गया, तो पोजीशन हो गया। समझ में आई मेरी बात? मेरी गाड़ी है उसकी चाबी मेरे पास में है तो अभी वो मेरे कब्जे में है, मैंने वो आपके हाथ में दे दिया तो अभी वो आपके कब्जे में हो गई, उसको पोजीशन कहते हैं। कोई चीज मेरे हाथ से आपके पास में आ गई, ठीक है, उसे पोजीशन कहा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पोजीशन। सिंपल है, ठीक है, डन। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। आगे आ जाओ भाई साहब। फिर इसके बाद में हमने कहा डेल क्रेडर एजेंट, ये एक ऐसा बंदा है जो कि बोले भाई साहब मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन, ये समझ लो तुम्हारा माल बिक गया पूरा का पूरा। तुमने मेरे को दिए 100 यूनिट ना, बोले हाँ, समझ लो पूरा बिक गया। एक दिन का समय दो, मैं तुमको 100 के बदले में जो तुम्हारा कंसिडरेशन है, जो तुम्हारा पैसा है ना, वो बोले लाके दे दूंगा। अब मान लीजिए 25 रुपए की एक साबुन है, मल्टीप्लाई बाय 100, बोले ये पकड़ो तुम्हारे 2500 रुपए, लेकिन ध्यान से सुन लो क्या, मैं पूरे 100 साबुन के ऊपर अपना कमीशन जो है वो चार्ज करूंगा। हो सकता है कि मार्केट में मैं 80 साबुन ही बिकवा पाया, पूरे 100 नहीं बिके, तो बचे हुए जो 20 साबुन थे ना, ये मैंने खुद ने अपने पास में रख लिए भाई साहब, घर में काम आ ही जाते साबुन वाबुन, लेकिन चूंकि तुम्हारा टेंशन पूरे 100 यूनिट का जो था वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मेरे को एक काम करना, एक साबुन के ऊपर 2 रुपए का कमीशन यहाँ पे देना, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना, 200 रुपए का मेरा कमीशन हो गया, चल निकाल दे कमीशन भाई साहब। कमीशन जो है वो तू मेरे को दे दे भाई साहब, ठीक है। तो ये कौन है, ये है डेल क्रेडर एजेंट। ये क्या करेगा, ये नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा का कमीशन चार्ज करेगा। मतलब अगर ये कहता है कि मेरे को 1.5% कमीशन दो, ये कहता है मेरे को भी 1.5% का कमीशन दो, तो ये कहता है मैं तो 2% का कमीशन दूंगा। 2% के कमीशन में जो माल आपका होगा ये बोले मैं मार्केट में बिकवाने का काम जो करूंगा, लेकिन गारंटी प्रोवाइड करता हूं क्या, कि तुम्हारा पूरा माल जो होगा मार्केट में क्या हो जाएगा, बिक जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं बिका, तुम्हारा हेडेक ही नहीं है भाई साहब, अगर नुकसान हो तो मेरा नुकसान होगा, ये जो 20 यूनिट होगा ना ये मैं अपने पास में रख लूंगा, पर तुमको चिंता करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अगला, सर बोले ऑक्शनर।
ऑक्शनर का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जो गुड्स को नीलामी करवाने का काम करता है। क्या करवाता है? नीलामी करवाने का काम करता है। मूवी देखी होगी आपने, वेलकम। उसमें मजनू भाई की पेंटिंग उसको बिकवाने के लिए राजीव यानी कि अक्षय कुमार जो आपका है, वो क्या करता है सर? एक ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। उस ऑक्शन के अंदर बहुत सारे लोग आके बैठते हैं और उनके सामने बिडिंग चालू करता है। बिडिंग मतलब ऑफर चालू करता है। कहता है कि अगर ये पेंटिंग आपको परचेस करनी है तो इसका जो मिनिमम प्राइस है वो है 1 मिलियन US डॉलर। ये मिनिमम प्राइस है। आपको क्या करना है? इससे ज्यादा प्राइस जो वो कोट करना है। और जो हाईएस्ट प्राइस को कोट करेगा ना, ये कॉमोडिटी जो है मैं क्या कर दूंगा, उसी बंदे को यहां पे दे दूंगा भाई साहब। एज सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड पॉइंट? यस और नो? सब 20 यूनिट की भरपाई तो उसी बंदे को करना पड़ेगा ना सर। हाँ, तो उसने खुद ने ले लिया ना, कर दिया ना उसने। डेल क्रेडिटर एजेंट एडवांस में पैसा देता है क्या सर? जरूरी नहीं है। जैसा आप दोनों पार्टीज के बीच में डील हुआ होगा कि भैया पैसा तू बाद में देना या पैसा तू पहले ही दे दे, दोनों में से जो भी सही लगे। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से बोले, क्या कहा गया? बोले 1 मिलियन इज द बेस प्राइस। इसके बाद में आप बोली लगाओ। जैसे जैसे बोली लगाओगे, जो हाईएस्ट बोली लगाएगा आखिरी में ना, तो उसी बंदे को क्या कर देंगे, चीज जो है वो उसको बेच देंगे। ठीक है, अब वहां पे बोली लगती है 10 मिलियन, 10 मिलियन 1, 10 मिलियन 2, 10 मिलियन 3। जैसे थ्री बोलो उसके पहले या हैमर लगने के पहले क्या होता है, अगर कोई बंदा बोल दे 25 मिलियन डॉलर, ठीक है, तो 25 मिलियन 1, 25 मिलियन 2, 25 मिलियन 3, और फिर उसके बाद में अगर हैमर लग जाता है, मतलब कि जो आइटम आपका था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्ड मान के चल लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑक्शनर जो है वो क्या करवाएगा, पब्लिक ऑक्शन करवाएगा, लोगों को बैठाएगा, और जो हाईएस्ट बिडर रहेगा उसको जो माल होगा वो बिकवा देगा। ठीक है, तो ऑक्शनर इज एन एजेंट हु वर्क टू सेल द गुड्स ऑफ द सेलर बाय वे ऑफ द ऑक्शन, दैट इज अ बिडिंग। बिडिंग का मतलब क्या होता है? ऑफर देना। बहुत सारे लोगों से ऑफर जो यहाँ पे लेगा। ऑक्शनर विल ट्राई टू गेट द मैक्सिमम प्राइस फॉर द सेलर। मैक्सिमम बिड का मतलब क्या है? मैक्सिमम प्राइस जो आपका होगा वो बोले भाई साहब यहाँ पे लेने की कोशिश जो है वो करी जाएगी। ठीक है, बोले ठीक है साहब। सर बोले सेल होने के पहले अगर बात करोगे तो जो ऑक्शनर है वो सेलर का एजेंट कहलाएगा, और सेल होने के बाद में अगर बात करोगे तो जो आपका ऑक्शनर होगा वो बायर का एजेंट कहलाएगा। सर क्यों ऐसा? रीजन बीइंग, सेल होने के पहले वो सेलर को इस बात के लिए इंश्योर करता है कि भैया जो तुम्हारी चीज है ना, इसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस जो आपका होगा, ये दिलवाने का काम जो है वो बोले मैं आपको यहाँ पे करूंगा। और अगर बोले भाई साहब यहाँ पे सेल आपका हो जाता है, तो सेल हो जाने के बाद में वो बंदा बायर को इंश्योर करता है कि जिस चीज के लिए तुम अभी यहाँ पे पैसा देना एग्री कर रहे हो ना, तो वो चीज का पोजीशन, वो चीज का कब्जा तुमको एकदम शांतिपूर्वक मिल जाएगा, और उसके लिए तुमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत जो है यहाँ पे नहीं। ठीक है सर, जैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में फ्लैट की बोली लगती है, उसमें जेठालाल जीत जाता, राइट? तो वही वाला। ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में आता है यहाँ पे सब एजेंट। अब ये बहुत ध्यान से सुनो, क्या कहा गया? सर बोले प्रिंसिपल ने क्या किया, एजेंट को अपॉइंट किया, भैया मेरे को ये वाला काम करके दे दे, मैं बिजी हूं, मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा। लेकिन एजेंट ने क्या किया, प्रिंसिपल को कहा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एजेंट ने वही वाला काम जो है वो अपने एजेंट को बोला कि तू ये वाला काम जो है वो कर दे। अब कई बार ऐसा हो सकता है भाई साहब क्या, कि ये बंदे के पास में भी बहुत सारे काम है, तो इसने अपने अंडर में क्या किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो एजेंट होगा जो कि इस एजेंट के लिए काम करता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, सब एजेंट का नाम जो है वो दिया जाएगा। जो एजेंट का भी एजेंट होता है उसे कहते हैं सब एजेंट। ये जो सब एजेंट आपका होगा ये डायरेक्टली कभी भी प्रिंसिपल को आंसरेबल नहीं होगा। मतलब आप प्रिंसिपल को कभी ये नहीं बताओगे कि भैया देखो ऐसा 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 यहाँ पे था करके। ठीक है, ये कभी भी आंसरेबल नहीं होगा। इज नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू द प्रिंसिपल फॉर द वर्क डन बाय द सब एजेंट, प्रिंसिपल शैल नॉट बी हेल्ड लाइबल। जो बोले भाई साहब आपका प्रिंसिपल होगा ना, उसको लायबल मान के नहीं चला जाएगा। क्यों? सर क्योंकि बोले ये कहता है कि अगर मुझे इसे अपॉइंट करना होता तो फिर मैं इसको क्यों अपॉइंट करता। अगर ये बंदा अपना काम करते टाइम पे कुछ भी गलत कर देता है, अगर कांड करता है, तो इसके लिए आप मेरे को लायबल मान के चल लो। लेकिन अगर ये बंदा कोई कांड कर रहा, भैया इसको मैंने अपॉइंट ही नहीं किया, ये जाने और ये वाला बंदा जाने, ये दोनों आपस में जाने भाई साहब। सर एजेंट को कमीशन कौन देगा? जो अपॉइंट कर रहा है। प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है तो प्रिंसिपल देगा। अगर इसको अपॉइंट करने की बात की गई तो भैया आप दोगे इसको, जो आपका ये रहेगा क्या बोलते हैं इसको, कमीशन जो रहेगा वो। ठीक है, प्रिंसिपल इसको पैसा नहीं देगा, और ना प्रिंसिपल इसके लिए क्या है, लाइबल है। आप देखो आपस में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये समझ में आया? बोल ठीक है साहब। तो ये हुआ आपका क्या, एजेंसी वाला। लेकिन अब एजेंसी में एक बात और ध्यान रखिएगा, दो टाइप की एजेंसी होती है। एक आपका रहेगा एक्सप्रेस वाला, और दूसरा आपका होगा कौन सा, इम्प्लाइड वाला।
सर एक्सप्रेस वाले में क्या किया आपने, या तो मुंह से बोल के बता दिया बेटा ये वाला काम करना है, और या तो बोले भाई साहब लिखित में बता दिया, राइटिंग में लिख के दे दिया कि ये वाला काम जो है वो आपको यहाँ पे करना है, इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एजेंट जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग में जो एग्रीमेंट आपका यहाँ पे बनता है उसे पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। ये क्या है सर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके जरिए आपने किसी बंदे को अपने बिहाफ पे ऑथराइज किया होगा कि तुमको स्वयं सो काम जो यहाँ पे करना है। ठीक है सर, ये ऑथराइज करता है एजेंट को टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑन द प्रेस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसे क्या कहा जाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो कहा जाएगा। ठीक है सब, पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, अगर आप इनको ट्रांसफर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देने का काम कर रहे हो या किसी को एजेंट बनाने का काम कर रहे हो, तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा, बाकायदा रजिस्टर जो है वो आपको करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये काम जो है यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये समझ में, बोल ठीक है साहब। फिर इसके बाद में आपका आता है इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड मतलब एज्यूम्ड है सर, मान के चल लो कि भले ही सामने वाले बंदे ने मुंह से बोल के नहीं बताया कि मैं इस बंदे को एजेंट बना रहा हूं, उसके बावजूद मान के चल लो कि इसने उस बंदे को क्या कर दिया, एजेंट जो है यहां पे बना दिया। ठीक है, तो इंप्लाइड एजेंसी अराइजेज बाय द कंडक्ट, सिचुएशन और द नेसेसिटी। या तो बाय द कंडक्ट मतलब आप लोगों ने हरकतें ऐसी करी कि अजम्पशन यहां पे आ गया कि भैया आपने क्या कर दिया, एजेंट को अपॉइंट कर दिया, या फिर हालात ऐसे थे, और या तो फिर नेसेसिटी में। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपकी आती है, बाय स्टॉपेल। क्या बोला, बोले बाय स्टॉपेल। बाय स्टॉपेल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। ठीक है, मना करने से रोकना। स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मना करने से रोकना। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, समझ में नहीं आया तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा अपने आप को आपका एजेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है किसी और के सामने, और आपको ये साफ समझ में आ रहा है कि भैया ये बंदा अपने आप को मेरा एजेंट बता रहा है, और आप उसको बताने दे रहे हो कि हाँ हाँ ये मेरा एजेंट ही, बोले भाई साहब। ठीक है, अब तीसरा बंदा उस एजेंट के साथ में कुछ तो भी काम कर लेता है आपके बिहाफ पे, और बाद में बोलता है अरे मैंने उसको नहीं बोला ये वाला काम करने के लिए, तो बाद में आप मना नहीं कर सकते। बाय स्टॉपेल में यहां पे ये कहा गया कि अगर आप किसी दूसरे बंदे को ऑथराइज कर रहे हो, यानी कि अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बंदा आपका एजेंट है, और तीसरा बंदा उसके साथ में काम कर ले रहा है, तो बाद में आप इस बात को क्या नहीं कर पाओगे, मना नहीं कर पाओगे। इफ अ पर्सन अलाउज थर्ड पर्सन दैट समवन इज एक्टिंग एज इज एजेंट, ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग फ्रॉम द एजेंसी लेटर। बाद में आप इस चीज को मना जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में वाइफ एज एजेंट, ये बहुत ध्यान से सुनो। बोले जो हाउस वाइफ होती है ना, वो बोले अपने पति का नाम लेकर किसी भी दुकान में जा सकती है, और वहां से जाके कोई भी सामान को परचेज करने का काम जो होगी ना वो बोले कर सकते उधार पे, ये कह के कि दुकानदार अभी मेरे को आप सामान दे दो, और पैसे जो है मेरे पति जो है वो आपको दे के जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया, इफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर, दोनों साथ में रहते हैं, डाइवोर्स नहीं हुआ है दोनों का। ठीक है, तो वाइफ के पास में अथॉरिटी है कि आप हस्बैंड का क्रेडिट जो है वो यूज कर सकते हैं टू परचेज द नेसेसरीज ऑफ द लाइफ विच आर सुइटेबल फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि जीने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट हस्बैंड मे नॉट बी लाइबल इफ ही शोज दैट, ये बहुत ध्यान से। इन चार केसेस में अगर मैं बात करूंगा, तो जो बोले भाई साहब हस्बैंड होगा ना, वो यहां पे क्या नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा। मतलब वाइफ अपने आप को हस्बैंड के बिहाफ पे काम कर रही है ऐसा नहीं बोल पाएगी। कब, सबसे पहली बात, उसने बोल दिया, वार्निंग दे दी सामने वाले बंदे को। ठीक है, वार्निंग दे दी सामने वाले बंदे को कि भैया देखिए आप ना मेरे नाम पे मेरी वाइफ को सामान मत देना, अगर वो पैसा लेके आती है तो सामान दे देना, नहीं तो फिर बोले भाई साहब उधार पे सामान मत देना, ये पहले उसको बता दिया, तो बोले आपका हस्बैंड जो है यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। दूसरा, ही एक्सप्रेसली फॉरबिडन हिज वाइफ टू प्लेज हिज क्रेडिट, वाइफ को मना किया हुआ है जो भी सामान लेके आना है कैश में लेके आएगी, उधार में सामान लेके नहीं आना है तो भी हस्बैंड लाइबल नहीं होगा भाई साहब। दूसरा, सर वाइफ के पास में ऑलरेडी जो बोले घर के आर्टिकल वगैरह है, जो भी सामान वगैरह उसको चाहिए होता है, सब लाके पहले से देके रखा हुआ है, राशन पूरा भर के दिया हुआ भाई साहब, तो भी नहीं करना है। और उसके अलावा बोले भाई साहब शी वाज सप्लाइड विद द सफिशिएंट अलाउंसेस, मतलब उसके पास में पैसा दिया हुआ है, जब पैसा ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर उधार में सामान क्यों लेके आ रही भाई। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे चार एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। सर एजेंसी इन केस ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है
कि एकदम अर्जेंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पहले आप मेरे को एजेंट बनाओ, फिर आपके बिहाफ पे मैं काम वहां पे करूं, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे सर किसी बंदे का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, बंदा मरने की हालत में है, और आप जाके उसको पूछ रहे हो सर क्या मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊं, क्या मेरे पास में इस बात की अथॉरिटी है कि आपके बिहाफ पे मैं इस बंदे को हॉस्पिटल में लेके चले जाऊं और जाके मैं इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूं? अबे भैया इतना पूछे तब तक तो मर जाएगा वो आदमी। फटाफट इसको उठाओ और उठा के हॉस्पिटल में लेके जाओ, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में आपने उसको एडमिट करवा दिया, और जो बियर मिनिमम था, ठीक है, वो सारा का सारा खर्चा जो है वो आपने वहां पे किया। तो ऐसे केस में आप कल को जाके ये कह सकते हैं कि भैया मेरा यहाँ पे सो एंड सो खर्चा हुआ, इस बंदे का काम करने के लिए मुझे उसका कंपनसेशन जो है वो दे दो। अब जो बोले भाई साहब बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, उसके परिवार वाले ये नहीं कह सकते कि हमने बोला था क्या कि तो उसको उठा के बोले हॉस्पिटल लेके जा। और भैया कोई भी मतलब आप भी अगर यहाँ पे होते तो इस बंदे को सीधा उठा के हॉस्पिटल लेके जाते भाई साहब, और नियर बाय हॉस्पिटल ही लेके जाते। मैंने भी वही वाला काम किया है। तो भले ही आपने मेरे को पहले से एजेंसी दिया हुआ नहीं था, भले ही आपने पहले मेरे साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि अगर तुमको कहीं पे मेरा लड़का जो है वो एक्सीडेंट होके गिरा हुआ मिले तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाना, नहीं बोला था तुमने ऐसा, लेकिन ये काम मेरे को करना पड़ा आउट ऑफ द नेसेसिटी। ठीक है, तो व्हेन अ पर्सन इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट मतलब दिया गया, विद अनदर्स प्रॉपर्टी और अनऑथराइज्ड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, आपको एडमिट करवाना, उसके लिए खर्चा करना, इसका अथॉरिटी आपने मेरे को नहीं दिया था, क्योंकि अथॉरिटी देने की हालत में आप नहीं थे। ठीक है, टू द प्रोटेक्ट और प्रिजर्व सच प्रॉपर्टी देन ही मे क्लेम सच एक्सपेंसेस। ठीक है, बोले भैया जो जायज वाला खर्चा था वो मैंने यहाँ पे किया, तो ऐसे केस में बोले आप ये नहीं कह सकते कि भैया आपको यहाँ पे पैसा जो नहीं मिलेगा। अगला आता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा पॉइंट आता है क्या सर, नॉर्मली ऐसा होता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है और फिर आप सामने वाले के बिहाफ पे काम जो है वो करोगे, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। किसी ने आपको एजेंट बनाया और एजेंट बनने के बाद में आपने काम किया, ये क्या रहेगा, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। लेकिन सॉरी, ये रहेगा नॉर्मल एजेंसी। लेकिन एजेंसी बाय रेटिफिकेशन में क्या हुआ, आपने पहले काम कर दिया, और काम करने के बाद में जिसके बिहाफ पे आपने काम किया था वो बंदा आके कहता है अरे ठीक है ठीक है, इसने जो काम किया मेरे बिहाफ पे किया है, इसके लिए जिसका भी जो भी पैसा देना होगा मेरे को बता दो, वो पैसा बोले वैसा मैं पे करने को तैयार हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बंदा जिसको आपने ड्राइवर के तौर पे अपॉइंट नहीं किया था, और वो बंदा क्या करता है, आपकी गाड़ी लेता है और आपके परिवार के किसी बंदे को ड्रॉप करने जा रहा होता है, और क्या होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो भैया नॉर्मली अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा तो जिसकी गाड़ी है उसको पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या आपने इसको ड्राइवर के तौर पे अपॉइंट किया था, आंसर इज नो। मैंने तो नहीं बोला इसको कि तू मेरी गाड़ी जो लेके चले जा, बट फिर भी वो गाड़ी को लेके गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो आदमी रहेगा वो क्या बोलेगा कि अरे यार मेरे ही परिवार वाले को लेके जा रहा था, ठीक है, इसके हाथों कांड हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके द्वारा जो काम किया गया था वो मेरे ही बिहाफ पे किया गया था, मैं ऐसा यहाँ पे अलाउ कर रहा हूं, और जिसका भी जो भी नुकसान हुआ होगा मेरे को बता दो, मैं उसको क्या करता हूँ यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से, वेन अनऑथराइज्ड एक्ट इज रेटिफाइड बाय द प्रिंसिपल ही एक्सेप्ट द लाइबिलिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी, काम होने के बाद में बंदे ने काम पहले कर दिया और आपने उसको एजेंट जो है वो क्या किया, बाद में बनाया, तो उसे क्या कहा जाएगा, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का नाम जो है यहाँ पे दिया जाएगा। सर बोले स्टॉपेल वाला समझ में नहीं आया, तो ये बहुत ध्यान से सुनो भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉपेल वाला फॉर एग्जाम्पल, की हाँ, अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपकी जब क्लास होती है ना, तो आपकी क्लास होने के बाद में मुझे कबीर को, मतलब कबीर जो है क्लास जाता है, तो उसको लेने के लिए मुझे वहां पे जाना पड़ता है। मैं जाता हूँ, उसको लेता हूँ, पिक करता हूँ, पिक करके मैं उसको वापस से लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में मुझे टाइम लग गया, 7:15 हो गया, 7:15 हो जाने की वजह से मैं उसको पिक करने में क्या होगा, लेट हो गया। ठीक है, कल के दिन ऐसा हुआ कि जब मैं उसको पिक करने के लिए जा रहा था, नीचे उतरा तो इतने में देखा कि मेरा जो एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका ड्राइवर, वो ड्राइवर उसको वहां से लेके आ रहा है। वो ड्राइवर जो है वो उसको वहां से क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। ठीक है, जब वो उसको वहां पे लेके आ रहा है, तो मैंने उस बंदे को मना नहीं किया भैया तू उसको लेके क्यों आ रहा है, तो मान के चल लिया जाएगा कि वो बंदा मेरा क्या है, एजेंट है, और मेरे बिहाफ पे काम जो है वो वहां पे कर रहा है। समझा, मतलब कोई बंदा आपके बिहाफ पे मतलब ये दिखा रहा है कि अरे मैं इन्हीं का बंदा हूँ रे, ठीक है, तो बाद में मैं क्या नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता।
बाद में मैं मना जो है वो यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। इसको क्या कहा गया है, इसको बाय एस्टॉपल का नाम जो है यहाँ पे दिया गया। ये फिर एग्जाम्पल को थोड़ा और चेंज करते हैं क्या। मान लीजिए उसकी जहाँ पे क्लास होती है, एक बार कैसा हुआ, एक बार मैं उस ड्राइवर के साथ में गया, मेरे फ्रेंड के ड्राइवर के साथ में मैं गया कबीर को छोड़ने के लिए जब जाना था, तब सामने वाले ने, क्लास वाले ने पूछा कि भाई साहब आप कौन, बोले मैं प्रवीण सर का एम्प्लॉय हूँ। बोले मैं भी वहीं पे खड़ा था, वो भी वहीं पे था, और सामने वाला जो मतलब टीचर है वो भी वहीं पे था। और मैंने इस बात के लिए मना नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है करके, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो ऐसे केस में क्या होगा सर, अगली बार अगर बोले भाई साहब ये ड्राइवर जाता है, जाके उसने कबीर को पिक कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं गया क्लास में, मैंने जाके कहा कि मैडम कबीर, बोले सर वो तो आपके ड्राइवर के साथ में गया। मैं कहा वो मेरा ड्राइवर नहीं है सर, लेकिन उस दिन तो आपने मना नहीं किया था। उस दिन आपने, जब वो बंदा बता रहा था कि मैं तो इनका ही ड्राइवर हूं, तब तो आपने मना नहीं किया था। तो जब आपने तब मना नहीं किया था, तो आप अब भी मना नहीं कर सकते कि वो बंदा आपका ड्राइवर नहीं है, या आपने उसको अथॉरिटी नहीं दिया हुआ है आपके बिहाफ पे काम करने के लिए। समझा। तो ये हो जाएगा क्या, बाय स्टॉपर। क्लियर हुआ राहुल और रत्नाकर। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक क्या है, एजेंट जो आपका होता है उसकी ड्यूटीज क्या क्या है, उसके राइट क्या क्या है, ये मैं आपको सिंपली यहाँ पे होमवर्क देता हूं। समझ में आ जाएगा, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं आया तो मेरे को आप बता दीजिएगा, मैं आपको कल समझा दूंगा। अगला, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, वैसे ही एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होगा वो भी टर्मिनेट होगा। और अगला पॉइंट यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। आज के जमाने में फिजिकल वाले कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन का क्या है, जमाना। ठीक है सर, ये पेपर बेस्ड नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ये क्यों किए जाते हैं, ताकि फटाफट काम हो जाए, आसानी से काम हो जाए, कभी भी काम हो जाए, और एफिशिएंट तरीके से काम जो यहाँ पे आपका हो जाए। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको साइन करना पड़ता है, तो कई बार आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो बोले आपको यहाँ पे लग सकता है, डीएससी काइंड ऑफ एक डोंगल होता है, उसको आपको कंप्यूटर पे लगाना होता है, और उससे आपको साइन जो है वो करने होते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी होते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि जब फ्लिपकार्ट वाला, अमेजोन वाला आपका ऑर्डर लेके आता है, तो आपको वहां पे पेंसिल से, मतलब सॉरी उंगली से साइन करने के लिए कहता है कि आप एक काम करो, ये टैब के ऊपर साइन कर दो, तो बोले भाई साहब आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप करेगा। सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, ये बोले भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के जो भी इश्यूज वगैरह हैं, इनको सॉल्व करने का काम जो यहाँ पे करता है। ठीक है, अगला, जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के, वो सेम वैसे हैं जैसे कि कोई भी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट के आपके रहते हैं, एग्जैक्टली वैसे के वैसे। सर, पहले वर्क कर रहा है बाद में छोड़ दिया, तब भी माना जाएगा, तब क्यों माना जाएगा भाई, ये बंदा मेरे यहाँ पे 5 तारीख तक नौकरी करता था, बाद में मैंने उसको ड्राइवर के पोस्ट से हटा दिया, अब थोड़ी वो मेरा एजेंट है, फिर नहीं मान के चला जाएगा। ठीक है, चलो दैट्स इट। तो रुकते हैं भाई साहब अपन यहीं पर ही, और यहाँ पे चैप्टर जो है वो भी आपका होता है खत्म। हालांकि इसी चैप्टर का जो सेकंड वाला पार्ट आपका, जिसका नाम है लॉ ऑफ टॉट, तो वो अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है सर, ई कॉन्ट्रैक्ट ईमेल पे हो सकता है, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज में, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, कोई और इलेक्ट्रॉनिक वाला तरीका अगर आपका होगा तो वहां पे भी हो सकता है। सर जी, कितने चैप्टर हो गए, 1.5। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा हो गया, और चैप्टर नंबर 2 जो आपका है, उसका एक पार्ट जो है वो यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, हालांकि आपका जो ये लॉ ऑफ टॉट होगा और चैप्टर नंबर 3 जो आपका होगा, ये 2 दिन में कवर आपका हो जाएगा, और फिर उसके बाद में आपका आएगा कंपनी लॉ का एलिमेंट, जो कि सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक होगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे अपन आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं है। सर, जैन में एग्जाम कब है, 11 तारीख को है। रेमेडीज अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ सर, ओ यार, यू आर राइट, ये बाकी है। ठीक है, इसको कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो रुकते हैं फिलहाल के लिए यहीं पर ही, और मिलेंगे अगले वाली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय बाय।